ये नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेल की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन। हम जानते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वो नंबर एक आपतितकरण, अविलंब तथा परावर्तितकरण परावर्तक सतह के तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये नियम होते हैं और इन दोनों नियमों का इसमें हमें सत्यापन करना है। तो सत्यापन देखिए कैसे होगा कि इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है जिसका नाम हम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। ये परावर्तक सतह है। इस पर देखिए नीचे की तरफ हमने एक रजत पॉलिश कर दी, यहाँ पर ये रजत पॉलिश कर दी या सिल्वर पॉलिश हिंदी में कह सकते हैं, या रेड ऑक्साइड की परत कर दी। अब क्या है कि अनंत पर एक प्रकाश स्रोत रखा गया है, इनफाइनाइट पर एक प्रकाश स्रोत है। इससे एक प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी, यहाँ पर ऐसे प्रकाश किरण आएगी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और इस परावर्तक सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस तरीके से वापस लौट गई क्योंकि प्रकाश स्रोत कहां पर स्थित है, अनंत पर, और इसमें आपतित किरण और ये कौन सी है, परावर्तित किरण, दोनों के बीच में क्या है, अविलंब है। और यहाँ पर कोण कौन सा बनता है, कोण आई, आपतन कोण, और अविलंब इसके साथ कोण कौन सा बनाता है, कोण आर बनाता है। ठीक है। अब ये जो प्रश्न है आपका, ये कौन सा प्रश्न है, परावर्तक प्रश्न। तो अविलंब और परावर्तक प्रश्न के मध्य जो बनने वाला कोण है वो क्या कहलाता है, यहां से अभी दोबारा रिपीट कर देंगे इसको, यहाँ एक कोण बनेगा वो भी बाद में बताएंगे। अब एक इसी प्रकार अन्य और भी किरणें आती हैं, तो अन्य किरणें इस तरीके से आगे देखिए, ये भी अनंत पर प्रकाश स्रोत रखा, वहां से प्रकाश किरण आ रही है, और इसी तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रकाश किरण। ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर ए, और इसका नाम दे दिया ए डैश। ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, ए, और इसका नाम क्या दे दिया, ए डैश। ये आपतित किरण है, दोनों दिखाई गई है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित किरण है ये। यहाँ पर भी इसी तरीके से एक नॉर्मल बनेगा, तो ये भी अवलंब होगा। ठीक है। तो आपतित किरण के बीच कितना कोण बनेगा, यहाँ पर कोण आई, और यहाँ पर कोण कितना बनेगा, इसका आर, ये तो बनता ही है इस तरीके से। अब ये देखिए कि यहाँ से अन्य किरणें भी आएंगी, अर्थात अन्य किरणों का एक समूह आएगा, और समूह आएगा तो हम पीछे आपको बता चुके हैं वेव फ्रंट, तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र के लिए हमने ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए आपतित किरणों के साथ एक तरंगाग्र निर्माण किया। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया हमने इस तरीके से, और डॉट डॉट करके एक लाइन से इसको ऐसे मिला दिया, और इसका नाम हमने दे दिया बी। ठीक है। तो ये जो है ए बी जो दिखाया गया है, ए बी कौन सा कहलाएगा, कौन सी किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र है, ये आपतित किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र है, इसलिए इसको तरंगाग्र कहेंगे। आपको कौन सा तरंगाग्र कहेंगे, आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र अर्थात जो ए बी लाइन दिखाई गई है ये आपतित तरंगाग्र है, और ये हमेशा सरफेस के साथ आपतन कोण जितना बनता है उतना ही यहाँ पर कोण बनता है, कोण आई। ठीक है। अब हम दूसरी किरण के लिए लेंगे, तो दूसरी किरण के लिए हमने यहाँ पर एक इसको ए पॉइंट मानते हुए इस पर एक यहाँ पर लंब डाल देंगे, तो यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, जो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा, और इसका नाम हमने बी डैश दे दिया। ठीक है। और ये जो तरंगाग्र बन रहा है जिसका नाम हमने कह दिया ए डैश बी डैश, और ये कौन सी किरणों के साथ है, परावर्तित किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र है, इसलिए इस तरंगाग्र का नाम अर्थात ए डैश बी डैश तरंगाग्र का नाम कहलाएगा परावर्तित तरंगाग्र। तो यहाँ लिख सकते हैं, जहां ए बी आपतित किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र था, इसलिए आपतित तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ए डैश बी डैश, और इसको कहेंगे परावर्तित तरंगाग्र। ये परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा क्योंकि परावर्तित किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र है। कोण देख रहे हैं आप, ए बी और ए, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। दूसरा देखें, इसके साथ देखें ए, और यहाँ से देखें बी डैश और ए डैश, यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं थ्योरी लिखता हूं, यहाँ पर चित्रानुसार अनंत पर स्थित
अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक सतह x डैश के बिंदु ए पर आपतित होती हैं तथा ए डैश से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, से परावर्तित हो जाती हैं। ए बी तरंगाग्र माध्यम में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बिंदु बी को ए डैश तक आने में स्मॉल टी समय लगता है। ठीक है, अब मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पर ए बी कैसा है आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश कैसा परावर्तित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश आपतित तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, आपतित तरंगाग्र कहलाता है। ये इसका डायग्राम था और इस डायग्राम के आधार पर ही हम आगे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार थ्योरी को रिपीट कर देते हैं। चित्रानुसार अनंत पर स्थित, यहाँ पर अनंत पर क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक सतह x डैश के बिंदु ए पर, सबसे पहले यहाँ x डैश, ये वाला x और x डैश है, इसका बिंदु ए है, इस पर और a डैश पर आपतित होती है तथा ए डैश से परावर्तित हो जाती है। इससे और इससे दोनों से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ए बी तरंगाग्र माध्यम में, ये ए बी तरंगाग्र है, ये माध्यम में जैसे जैसे आगे बढ़ता है बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है। ठीक है, इसको यहां से यहां तक आने में, बी को ए डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। बिंदु बी को ए डैश तक आने में टी समय लगता है। ए डैश बी डैश क्या है, आपतित तरंगाग्र कहलाता है। ये ए डैश बी डैश कैसा है, आपतित तरंगाग्र कहलाता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिखा भी है, ए बी आपतित तरंगाग्र है, ए डैश बी डैश कैसा है, परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। अब हम आगे इसका प्रूफ करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां से लेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज कौन कौन से, देखिए दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, ए बी और ए डैश तथा समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है, ए बी डैश में। ठीक है, यहां पर देखें, ये देखें, चूंकि कोण ए बी ए डैश बराबर कोण, ये देखें, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे 90 डिग्री है। तो कोण ए बी डैश ए डैश बराबर क्या है, 90 डिग्री, मतलब समकोण। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखें, यहां से दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ए और ए डैश तथा ए डैश, ये कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये इसमें ये चीजें आ रही हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों कोण कैसे बन रहे हैं, सर्वांग सम। अतः यहां पर त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम हो गए तो आप देखें
ये जो कोण बन रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये कोण कौन सा है? ए बी और ए डैश, ये वाला ए बी और ए डैश। और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? ए यहाँ से बी डैश और ए डैश, ये दोनों 90 थे। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है देखिए ये वाला, ये कोण कितना बनेगा यहाँ से? इसके साथ में अविलंब के साथ में ये वाला कोण आर कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं तब कोण, मैं यहाँ लिख रहा हूं ए बी ए डैश, ठीक है, ए बी ए डैश बराबर दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ए डैश बी डैश और ए बराबर कोण ए डैश बी डैश और ए, ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज देखनी है। एक और चीज इसमें कॉमन है कि बी और ए डैश, बी और ए डैश, ठीक है ना, ये वाली भुजा यहां से यहां तक और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। ये ऊपर लिख दें, चलिए यह लिख देते हैं एवं ए बी डैश और बी डैश ए दोनों बराबर है। तो 3 पॉइंट इसमें हो गए क्लियर। समकोण त्रिभुज हमने लिए कौन से? त्रिभुज ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, दो त्रिभुज लिए हमने, ए बी और ए डैश। दूसरा हमने लिया ए बी डैश और ए डैश, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा चूंकि कोण ए बी ए डैश, कोण ए बी और ए डैश, ये वाला कोण 90 डिग्री। दूसरे समकोण त्रिभुज में देखें ए बी डैश और ए डैश, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब भुजा हमने लिखी ए बी डैश, तो ए ये वाली और बी डैश ये वाली भुजा बराबर बी बी डैश ए, सॉरी ये हो जाएगा ए डैश बी, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हो गई। तो यहाँ से तथा उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये वाली उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। ए डैश इक्वल टू उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम होने से ये वाला कोण, जो कोण ये वाला है और ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए डैश और ए, ये दोनों बराबर हो गए। ये कोण कितना कहलाता? कोण आई, और ये कोण क्या कहलाता? कोण आर, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम में आपको एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ से एक बार डायग्राम को, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम यहाँ से दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको एक बार। देखिए बड़ा सा डायग्राम ये जो मैंने लिखा है इसमें, देखो ये क्या है? एक्स एच डैश, ये परावर्तक सतह, यहाँ पर अनंत पर प्रकाश किरण अनंत से आ रही है प्रकाश स्रोत से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये पॉइंट कौन सा? ए है। दूसरी प्रकाश किरण इसी तरीके से ये भी आती है और ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे रखा है? ए डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अविलंब है। यहाँ पर कोण कितना बनता है? आई। ये परावर्तित किरण के साथ कोण कितना बनता है? आर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानते हुए यहाँ एक चाप लगा दिया और डॉट डॉट लाइन यहाँ पर कर दिया हमने, इसका नाम हमने बी दे दिया, ठीक है। ये कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा? ए बी तरंगाग्र। ए बी तरंगाग्र हमेशा आपतन कोण के बराबर ही सरफेस के साथ कोण बनाता है, तो कोण यहाँ पर कितना बनेगा? आई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी एक नॉर्मल है, ठीक है, ये भी अवलंब हो जाएगा। यहाँ भी कोण कितना बनेगा? आई, और यहाँ भी कोण कितना बनेगा? आर। अब ये इसको ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानते हुए परावर्तित किरण के साथ भी एक यहाँ पर हमने चाप लगा दिया और इसका नाम हमने क्या दे रखा? बी डैश। तो ये कोण कितना बनेगा? 90, और ये कोण कितना? 90 होता है, ठीक है। अब ये अविलंब और ये इसके साथ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? आर। ये इसमें है, तो यहाँ पर ए बी कौन सा है? आपके तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश ये परावर्तित किरणों के साथ बन रहा है, तो कौन सा तरंगाग्र है? परावर्तित तरंगाग्र। तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश 90, ये दोनों कोण 90 लिख दिए मैंने, ठीक है। ए बी डैश बराबर ए डैश बी, ये भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर ए और ए दोनों के लिए, दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब त्रिभुज ये दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज लिए मैंने, तो कैसे हो जाएंगे इस स्थिति में? सर्वांग सम, ठीक है। अब सर्वांग सम होंगे तो ये वाला जो कोण है आपके तरंगाग्र के साथ बनने वाला कोण
बराबर यहाँ पर परावर्तित तरंगाग्र के मध्य बनने वाला कोण। तो यहाँ पर कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए डैश ए, और ये कोण कितना बना यहाँ पर, ये वाला कोण कोण आई, और ये वाला कोण कितना बना, कोण आर। तो आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम कह सकते हैं आता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नियम तो ये हो गया। अब एक और नियम है इसका, क्योंकि देखिए ये किरणें कौन सी है, आपतित किरणें, ठीक है। ये कौन सी किरणें यहाँ से जा रही है, परावर्तित किरणें, ठीक है। और अविलंब ये देख रहे हैं आप, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अविलंब है। तो एक ये परावर्तक सतह के तल में एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं है। अब ये भी प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, और ये कैसी है, परावर्तित किरण, और यहाँ पर क्या है, अविलंब है। और ये पॉइंट क्या है, इस पर ये अविलंब है, ये परावर्तित किरण, और ये कौन सी आपतित किरण। तो तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं, तल के एक ही बिंदु पर स्थित है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाइगेन की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे हेडिंग की बात करेंगे। अब इसमें परावर्तन की व्याख्या हो गई, और अब किसकी व्याख्या करनी है, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, हाइगेन की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। अपवर्तन के नियम आप जानते ही हैं, एक तो स्नेल का नियम सिद्धि करना है आपको, ठीक है। एक आपतित किरण अविलंब और अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह के तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये भी नियम आपको सत्यापन करना है। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम देखिए, यहाँ से एक पृष्ठ लेते हैं, ये वाला एक पृष्ठ है, ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया एक्स और एक्स डैश, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माध्यम ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे वायु हो सकती है, ठीक है। और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, C1। यहाँ पर क्या है, ये दूसरा माध्यम यहाँ पर ले रहे हैं हम, सघन माध्यम डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, C2, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत रखा गया है, और इससे एक प्रकाश किरण इस तरीके से आती है यहाँ से, इसको कहेंगे हम आपतित प्रकाश किरण। अब यहाँ पर ये नॉर्मल हमने दिखा दिया अविलंब इस तरीके से, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण को वैसे इस तरीके से जाना चाहिए था डेंसर मीडियम में, लेकिन हम ये जानते हैं कि अपवर्तन के नियमों के आधार पर कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, क्योंकि उसकी चाल कम हो जाती है। डेंसर मीडियम में स्पीड उसकी कम हो गई, तो यहाँ से इस तरीके से ये प्रकाश किरण इधर चली गई, यहाँ पर इधर आ गई, तो ये एंगल ये बन गया, और यहाँ पर एंगल ऊपर कितना बनेगा, आई एंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी प्रकाश किरण भी ऐसे ही आती है, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉर्मल बनेगा जैसे यह बना है, और ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सघन माध्यम में सीधी नहीं जाएगी, तो कुछ बेंड कर जाएगी, या अविलंब की तरफ झुक जाएगी, तो अविलंब की तरफ इस तरीके से झुक गई। इस पॉइंट को नाम हमने ए पॉइंट दिया, और इस पॉइंट को नाम हमने ए डैश पॉइंट दे दिया। ये कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है ऊपर वाली, और नीचे कौन सी है, अपवर्तित प्रकाश किरण है। ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, और ये आपतित प्रकाश किरण है। अब हम देखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरणें दो नहीं आती, एक नहीं आती, तीन नहीं आती, प्रकाश किरणों का एक पुंज आता है, एक समूह आता है, ग्रुप आता है। तो वहां से हमने ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानते हुए यहाँ पर एक चाप लगा दिया, और चाप लगाने पर इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, सॉरी एक लाइन ये हो जाएगी, इसको कहेंगे आपतित तरंगाग्र। तो इसका नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है। ये इतना कोण यहाँ पर बनता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से ए डैश पॉइंट है, ए डैश, क्योंकि ये बी पॉइंट यहाँ तक आएगा, बी पॉइंट यहाँ तक आएगा, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, एक्स, कितनी दूरी तय करेगा, एक्स, और प्रकाश की चाल कितनी है इसमें, C1, और यहाँ से बी पॉइंट को ए डैश पॉइंट तक आने में कितना समय लगा, स्मॉल टी। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो यहाँ से C1 इंटू टी, ये जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x दूरी होगी बी ए डैश की, तो ये x दूरी का मान क्या होगा, C1 टी, ठीक है। और ए डैश को सेंटर पॉइंट मानते हुए यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे मिला दिया आपने इसको, इस चाप को, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, इस जगह ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट को नाम हम देते हैं बी डैश, ठीक है। और ये जो दूरी है ए पॉइंट को, क्योंकि बी पॉइंट को ए डैश पॉइंट तक आने में कितना समय लगा, स्मॉल टी का, तो ये भी ए पॉइंट से यहाँ तक बी डैश की जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी, एक्स के बराबर। तो
x के बराबर दूरी होगी तो x इक्वल टू इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है c2, समय कितना लगा t, तो c2 t ये दूरी हो जाएगी। इस तरीके से इसमें यहाँ पर एंगल बनेंगे। अब एंगल देखते हैं हम, एंगल क्या बनेगा, क्योंकि ये आपके तरंगाग्र कितना कोण बना था आई का, ठीक है। ये कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। ये कौन सा तरंगाग्र है, ए बी आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश कौन सा, अपवर्तित तरंगाग्र, क्योंकि अपवर्तित किरणों के साथ बनने वाला तरंगाग्र है। तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा आर। तो यहाँ से इस तरीके से ये इस तरीके से ये डेंसर मीडियम है, ऐसे डॉट डॉट कर दें इसको, थोड़ा सा डेंसर दिखाई देगा कि डेंसर मीडियम है इस तरीके से, ठीक है। ये डेंसर हो गया, ये मीडियम डेंसर मीडियम हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जहां ए बी आपतित तरंगाग्र, ठीक है, और ए डैश बी डैश अपवर्तित किरणों के साथ बनने वाला है, तो अपवर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है। ये इसमें बनेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ए बी और ए डैश, तो ये 90 डिग्री एंगल है। और दूसरा देखें आप यहाँ से, ये देखिए ए बी डैश और ए डैश, यहाँ पर कितना कोण बनेगा 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री कोण है, तो ये यहाँ पर दे सकते हैं। और ये ए डैश भुजा है इसकी, तो ये कौन सा अपवर्तक सतह है, तो ये दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक x, और इसकी वैल्यू क्या होगी x बराबर c1 × t, और ये दूरी कितनी होगी x, इतनी भी दूरी x हो जाएगी। इसमें प्रकाश की चाल कितनी है इस माध्यम में c2, तो x इक्वल टू c2, ये वाली दूरी की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू c2t, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या लिखते हैं, चित्र में प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तक सतह x डैश के बिंदुओं a व a डैश पर आपतित होती है। ए बी आपतित तरंगाग्र कहलाता है, ए बी आपतित तरंगाग्र कहलाता है। जो डायग्राम में है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है, ठीक है। आप अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, फिर आगे इसको और लिखेंगे। ए व ए डैश के मध्य प्रकाश के बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। किसके स्रोत बन जाते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं, कहां पर, ए और ए डैश के मध्य, ठीक है। बिंदु ए को, इसको सेंटर पॉइंट माना गया, ए को केंद्र मानकर ए बी तथा ए डैश को, अब ए डैश को केंद्र मान लीजिए, को केंद्र मानकर ए डैश बी डैश चाप लगाते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश है ना, ये वाला, ये कहलाता है अपवर्तित तरंगाग्र, कहलाता है, अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल c1 तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल c2 है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल दोनों माध्यमों में अलग अलग है, ठीक है। अतः
x इक्वल टू c1t तथा x इक्वल टू c2t दूरियां होंगी। ठीक है, ये कौन सी x इक्वल टू c1t ये विरल माध्यम में दिखाई गई है डायग्राम में, और x इक्वल टू c2t ये सघन माध्यम में दूरियां दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से अब चित्र से हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी और ए डैश, तथा समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे आप ए बी डैश ए डैश से। ठीक है ना, ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश बराबर क्या है 90 डिग्री दोनों, और ये समकोण है। ठीक है ना, ये होते ही हैं। अब आप देखें कि चित्र में कोण के सामने वाली भुजा वो क्या कहलाती है, लंब भुजा कहलाती है। तो यहाँ पर इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी और ए डैश में यहां से लेंगे तो साइन, वहां पर कोण कितना बन रहा आई। इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी ए डैश, सामने वाली भुजा क्या है बी ए डैश, ये क्या कहलाएगी, लंब भुजा कहलाएगी, जो यहाँ पर जो वैल्यू थी। और इसमें कर्ण कौन सा है, ए डैश, ये कौन सी भुजा है, लंब भुजा, और ये वो भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा। तो लंब भुजा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है c1t और इसकी वैल्यू क्या है ए डैश। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू आएगी c1t अपॉन ए डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन पूरा लिख दिया है। अब इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम और आगे चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे तथा समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा लिया है हमने, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, उसमें भी भुजा हो जाएगी लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो उसमें भुजा है आपकी ए और बी डैश अपॉन ए डैश। इसकी वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर जो भुजा है उसके, क्योंकि आर वाले के सामने जो नीचे जो डायग्राम था, नीचे जो अपवर्तित ऋण थी वहां आर कोण बना था, उसके सामने वाली भुजा थी ए बी डैश, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है c2t, और ये भुजा क्या है ए डैश। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखें समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, साइन आई बराबर c1t अपॉन ए डैश, और दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर, साइन आर बराबर c2t अपॉन ए डैश। तो साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू क्या होगा, c1t अपॉन ए डैश अपॉन c2t अपॉन ए डैश। ठीक है ना, तो आप देखें ए डैश से ए डैश कैंसिल कर दो, टी से टी कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, साइन आई अपॉन क्या होगा, साइन आर इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये बन जाएगा। ठीक है, चूंकि n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा नियम सत्यापित हो गया, इसका अपवर्तन का स्नेल का नियम सत्यापित हो गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अर्थात कह सकते हैं कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये हो गया n इक्वल टू साइन आई आपतन कोण की ज्या बटे साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात एक माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो ये क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। अब एक नियम और हमें सत्यापित करना था। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि आपतित किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह के तल में तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं,
वो ए पर भी है और ए डैश पर भी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है।